नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं सीओपीडी और अस्थमा के बीच में क्या डिफरेंस है। काफ़ी पेशेंट कंफ्यूज होते हैं कि उनको सीओपीडी है या अस्थमा है, तो हम बात करते हैं इन्हीं टॉपिक्स के बारे में। अस्थमा क्या है? ये एक एलर्जिक कंडीशन होती है। जब हम किसी भी एलर्जेंस के कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का एलर्जेंस क्यों ना हो, तो उसके वजह से हमें पेशेंट्स को प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाती है। अस्थमा जो है वो बच्चों और बड़ों किसी भी एज ग्रुप फैक्टर को इफ़ेक्ट कर सकता है। अब इसकी अस्थमा के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस भी पहले से ही बनाए हुए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अगर हम अस्थमा के सिम्टम्स की बात करते हैं, तो अस्थमा अगर किसी भी पेशेंट को है तो क्या होगा? उसको खांसी आएगी। खांसी कैसी आएगी? उसको बलगम वाली खांसी आएगी। चेस्ट से क्या होगा? आवाज़ आएगा, और आवाज़ वो कैसी होगी? या तो घड़ घड़ का होगा या तो व्हीजिंग साउंड आएगा। सीटियों जैसी भी पेशेंट्स को आवाज़ आती है। पेशेंट अगर सो रहा है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का पेशेंट हो, अगर उसको अस्थमा है तो अगर वो सो रहा है तो सोने में भी उसको चेस्ट से आवाज़ आएगी ही आएगी। वो घड़ घड़ की आएगी, व्हीजिंग साउंड आएगा। थोड़ा सा भी वो वॉक करेगा तो उसको सांस लेने में तकलीफ आती है, घुटन महसूस होती है अस्थमैटिक पेशेंट्स को। और अगर वो बलगम अगर पास आउट भी हो रहा है या बलगम निकालने की भी कोशिश कर रहा है पेशेंट, तो या तो कभी कभी बलगम का जो कलर होगा वो येलोइश भी हो सकता है, ग्रीनिश भी हो सकता है, और समटाइम वाइटिश कलर का भी म्यूकस आता है। पेशेंट अगर थोड़ा बहुत भी अगर वो वॉक करता है तो भी उसको घुटन महसूस होती है। इसके कई सारे सिम्टम्स हैं अस्थमा के। और अब हम बात करते हैं सीओपीडी। सीओपीडी क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? अगर सीओपीडी है तो सीओपीडी नाम से ही लग रहा है कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, यानी कि क्रोनिक की बहुत लंबे समय से अगर आपको सांस लेने में तकलीफ आ रही है तो कंसीडर किया जा सकता है कि वो आपको सीओपीडी है। जैसे कि अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है या एम्फाइसीमा है पेशेंट को, वो भी करीबन 3 महीने से पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, घुटन महसूस हो रही है, और करीबन 3 महीने हो गए या 3 महीने से ऊपर हो गया है, तो उन पेशेंट में देखा जाता है कि उनको सीओपीडी की प्रॉब्लम डेवलप हो चुकी है। अब हम बात करते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की। अगर देखा जाए तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंक्यूल्स से रिलेटेड आ रही है, यानी कि ब्रोंक्यूल्स में जब इन्फ्लामेशन हो जाती है तो क्या होगा? ब्रोंक्यूल्स में जब भी इन्फ्लामेशन होगा, क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है अल्वोलाइज वो प्रॉपर तरीके से कैरी नहीं कर पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो अब ये ब्रोंक्यूल्स होते कैसे हैं? ये बिल्कुल ब्रांच की तरह दिखेंगे, जैसे ट्रीज़ में ब्रांचेस होती हैं, सेम वैसे ही ब्रोंक्यूल्स हमारे ब्रांचेस के जैसे ही दिखाई देंगे। अब उन्हीं ब्रोंक्यूल्स में अल्वोलाइज होते हैं छोटे छोटे लंग्स, छोटे छोटे। अब उन्हीं अल्वोलाइज का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी कर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। किसी भी तरीके का अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है पेशेंट को, अब ये इन्फ्लेमेशन कैसे हो सकता है? अगर पेशेंट काफ़ी लंबे समय से स्मोकिंग कर रहा है, जैसे सिगरेट पी रहा है या सिगार पी रहा है, तो इनमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ये केमिकल्स जब लंग्स में डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है तो हमारे ब्लड में भी वो मिक्स होता है। ब्लड में मिक्स होते होते वो तार बनना स्टार्ट हो जाता है, उसके वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आती है और ब्रोंक्यूल्स जो है वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। अगर पेशेंट को एम्फाइसीमा है, एम्फाइसीमा में क्या होगा? एम्फाइसीमा अल्वोलाइज से रिलेटेड होती है। जब इसमें अल्वोलाइज भी बहुत ज़्यादा हमारे इफेक्ट हो जाते हैं किसी भी केमिकल से, या हम केमिकल इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, या कोल माइन में यानी कि पत्थरों की खुदाई कर रहे हैं, या कोई चिमनियों पे खाना बना रहा है, या किसी भी तरीके का केमिकल्स यूज़ हो रहा है, या एयर पोल्यूशन जिस एरिया में आप रह रहे हो वो एरिया बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, तो उससे भी अल्वोलाइज होते हैं, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन दोनों कंडीशन अगर किसी भी पेशेंट में 3 महीने से ज़्यादा हो रही है तो उनमें सीओपीडी के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। अब ये लक्षण क्या होगा कि आपका ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन होगा वो बिल्कुल डाउन चला जाएगा। खांसी आएगी आपको, कभी आपको सूखी खांसी आएगी और कभी आपको बलगम वाली खांसी आएगी। कमर में दर्द रहेगा, घुटन महसूस होगी। खांसी जब आप खांसोगे तो कंटिन्यूस खांसी आती है, ड्राई कफ आता है, जिसके वजह से आपका ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो जाता है।
तो ये डिफरेंस होते हैं COPD और अस्थमा के बीच में। अब इन दोनों को हमें मैनेज कैसे करना है, अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है या COPD है तो आपको अपनी डाइट और अपने इन्वायरमेंट को चेंज करके इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं और इसको क्योर भी किया जा सकता है। अब अस्थमा को अगर मैनेज करें या COPD को मैनेज करें तो कैसे करें? पहला है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, फ्रेश एयर में जाइए, फ्रेश एयर में जाके एक्सरसाइज करिए। फ्रेश एयर का मतलब ये है कि आप ऐसे जगह जाइए जहाँ पे एयर पोल्यूशन ना हो, किसी भी तरीके का केमिकल्स वहाँ पे ना यूज़ हुआ हो, हवा में कोई केमिकल्स ना हो और ना ही कोई एलर्जिक सब्सटेंस हो जिससे आप एलर्जिक हो वहाँ पे, तो आप वहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। सुबह उठ के आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा वॉक करिए। और दूसरा है कि आप अपनी डाइट पे कंट्रोल करिए। अब डाइट को कैसे कंट्रोल करना है? आपको ज़्यादा फैटी फूड्स नहीं लेने हैं, प्रोटीन को बैलेंस में लेके चलना है, दूध दही लस्सी इन चीज़ों से आपको दूर रहना है, बनाना हो गया, जितनी भी खट्टे फ्रूट्स हैं, जितने भी ठंडी चीज़ें हैं, आपको उनसे दूर रहना है। जब आप ये छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको अगर COPD है या अस्थमा है या कोई भी डिजीज़ है तो वो धीरे धीरे आपका क्योर होता चला जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अस्थमा और COPD में क्या अंतर होता है। तो अब पेशेंट कंफ्यूज नहीं करेंगे कि उनको अस्थमा है या COPD है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी पेशेंट अगर किसी भी बीमारी से सफ़र कर रहा है, भारत होम्योपैथी में मैं उनका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की एक टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को डायरेक्ट मुझसे मिलना है OPD में तो आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे OPD में भी मिल सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।